जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने आज के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई जिस प्रकार से रिलेटिव बनी हुई है, आप भी ठीक उसी प्रकार से बनी रहिए, इसके अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि साथियों आपको नोट्स बनाना अनिवार्य रूप से है। और हम जैसे कॉन्टेक्ट लेकर आते हैं साथियों, परीक्षा के बिल्कुल अकॉर्डिंग लेकर आते हैं, ताकि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ने का हो, जो भी पढ़े परीक्षा में बिल्कुल हो टू हो मिल जाए। तो साथियों, ये हम देखते हैं कि आज जो है कि हमने जब प्रकरणों को पार्ट 2 लेकर आ गए हैं साथियों, जो कि आप बिल्कुल ये देख ही सकते हैं इस प्रकार से है। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में जानेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया हुई है। इसके पहले साथियों हमने ये टोटल जान रखा है कि मतलब कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ये टोटल प्रक्रियाएं साथियों हमने जान रखा है और हम ये जानेंगे कि कैसे ये मतलब होता है, ये कि मतलब आगे क्या प्रक्रिया है। तो आगे जो प्रक्रिया है साथियों वो हम जानेंगे कि क्या होता है। बढ़ाने वाला प्रक्रिया, चलो देख लेते हैं कहाँ पर। तो देखते हैं साथियों, थोड़ा सा इश्यू टेक्निकल आ गया है और कुछ टेक्निक इशू हो जाता है कुछ समय के लिए। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है और देखते हैं कि और ये हमारा जो फर्स्ट है, ये जो है वाष्प उत्सर्जन है। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है साथियों, ये हम जानेंगे और ये कैसे कार्य करता है, इसकी प्रक्रियाएं क्या होती है, टोटल हम ये जानेंगे। तो ये जो है साथियों कि वाष्प उत्सर्जन, वाष्प के बाहर करने की प्रक्रिया। वाष्प को बाहर, वाष्प एक साथियों होता है वाष्प, एक होता है वाष्प। तो आप इन दोनों का डिफरेंस जान लो। वाष्प वो होता है जो बिना किसी के, मतलब वाष्पन उसे हम कहेंगे जब किसी भी चीज़ को हॉट करते हैं। तो हॉट जब करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ से जैसे पानी उबाला जाता है चावल को बनाने के लिए, तो जब पानी उबाला जाता है तो उसमें से भाप निकलता है, तो वो हो गया वाष्पन। लेकिन वाष्प और वाष्पन, वाष्प का होता है ये जो होता है साथियों, ये मतलब एक तरह माना जाए तो प्राकृतिक देन है। कि जैसे कि पौधों में क्या होता है, पौधों को थोड़ी ना हिट किया जाता है कि मतलब कि उसमें आग लगाया जाए उसके बाद से उस मतलब उत्सर्जन हो, तो ऐसा नहीं है। तो वो स्वयं अपने आप क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं। वाष्प उत्सर्जन करते हैं तो साथियों उसमें कुछ कंडीशनें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए। वाष्प को बाहर करने की प्रक्रिया, यानी कि क्रिया को ही प्रक्रिया बोलते हैं। क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होती हैं। क्या होती हैं, रंध्र में होती है। अब साथियों रंध्र क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानो सीधी सी बात कि एक पौधा है, चाहे छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, कुछ भी हो, लेकिन मुख्य रूप से पौधा होना चाहिए। यदि पौधा होता है तो हम ये देखते हैं कि पौधे को आखिर में ये कैसे कि मतलब ऑटोमेटिक इतना बड़ा बड़ा जंगल है, तो कोई मनुष्य थोड़ी नहीं लगाने गया है कि मतलब वो तो ऑटोमेटिक अपने आप ही हुए हैं। तो वो भी एक प्रकार की जीव ही है। तो हाँ, प्लांट में साथियों जब पढ़ाया जाएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि मनुष्य की जो कोशिकाएँ होती हैं और पादपों की कोशिकाएँ होती हैं, बिल्कुल एक तरह एक ही होता है, सिवाय थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है कि जो पादक यानी कि वृक्ष की जो कोशिका है उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम भित्ति कोशिका कहते हैं। बस ये एक चीज़ एडवांस होता है, बाकी दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए माना जाता है कि मतलब वो भी एक जीवित है और मनुष्य जो एनिमल्स हैं ये भी एक जीवित है। तो इसमें ये होता है साथियों कि पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं। हरे कैसे होते हैं,
तो यहाँ पर जो है कि ये वाला जो फिगर है ये तो ओपन रंध्र का है और ये क्लोज वाला है। तो ये क्लोज की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि एक पत्ता है और एक पत्ते में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इस छिद्र में ही, इस छिद्र को ही हम रंध्र बोलते हैं एक तरह से माना जाए तो। ये जो छिद्र होता है वो रंध्र ही है। अब जान लो कि जैसे कि थोड़ा सा हल्का हल्का क्या होता है, ठंडे का मौसम आ जाता है तो आप कभी सफ़र किए होंगे, जैसे कि रोड वगैरह देखे होंगे, तो रोड के साइड साइड भी क्या होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में मतलब कि वाष्प, हम कोहरा बोलते हैं, वो से बोलते हैं। तो कुछ कुछ क्या होती हैं, कुछ कुदरती ऊपर से होती हैं और कुछ नीचे से होती हैं। तो ये प्रक्रिया के कारण हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो होता है कि वहाँ पर वाष्प के रूप में पानी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो होता है ये वाला ओपन वाला है, और ओपन वाला हम देखिए ये जो है यहाँ पर ये रंध्र है। ये रंध्र की सहायता से मतलब ये पूरा क्या होता है, ये के अंदर होता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि यह एक जल हानि की क्रिया है, जल हानि की क्रिया। अब ये बताओ, यदि हम मान लेते हैं कि एक पौधे में, अब जितना भी हो पानी, ये तो हम गणना नहीं कर सकते, लेकिन सपोज डेट यदि मान लेते हैं कि एक गिलास पानी लें और इस गिलास को मान लें कि वृक्ष है, और इस गिलास से कुछ पानी क्या करें, हम बाहर निकाल दें। तो जब कुछ पानी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो इसमें हानि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब वृक्ष से वाष्प हो जाता है तो उसके वाष्प के रूप में कुछ जल बाहर निकल जाती हैं। तो कुछ जल जब बाहर निकलती हैं तो वही होता है जल हानि की क्रिया। क्या होता है, जल हानि की क्रिया होता है। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमारा है वाष्प उत्सर्जन, यानी कि इसमें क्या होता है, गैसों का विनिमय CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एवं O2 बाहर। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इतना ये बारीकी बताया गया है साथियों आपको कि जब पौधे वाष्पित होते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें उस प्रक्रिया के दौरान CO2 क्या करते हैं, पौधे अपने अंदर ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और मनुष्य इसके ठीक अपोजिट कर देता है कि मनुष्य क्या करता है, O2 को अपने अंदर लेता है, CO2 को बाहर कर देता है। इसीलिए हम लोग से पौधे और पौधे से हम लोग, इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को या फिर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 100 पेड़ लगाए। तो इसके आगे देखते हैं। तो ये हमारा है वाष्प उत्सर्जन क्रिया को पोटोमीटर से मापते हैं। पोटोमीटर क्या होता है ये जान लो। पोटोमीटर ये होता है कि इसकी जो वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब निकलने की प्रक्रिया होती है, इसी से मापा जाता है कि कितना वाष्प उत्सर्जन हुआ है। अब ये पोटोमीटर कैसे आप याद रखोगे, तो आप एक वृक्ष मान लो, कोई एक वृक्ष, नीम का वृक्ष ले लेते हैं, तो नीम के वृक्ष से कुछ लासे टाइप उसका चिपचिपा नहीं होता है पदार्थ, लासे टाइप यदि काट देंगे तो निकलेगा। तो वो मानो जाए तो एक मनुष्य के नाक से भी निकलता है, आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है। तो इससे आप कंपेयर करा के याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक होता है बारिश होने के कारण वाष्प उत्सर्जन होता है, तो ये भी एक प्रक्रिया ही है। कैसे जानेंगे कि जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, तभी क्या होता है, उसी छोटे छोटे बूंद यानी कि जो जल होते हैं उसी में क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, स्पेक्ट्रम की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना साथियों। तो इसके आगे वाला देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है। अब इसके आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण। यही जो प्रक्रिया आपको हमने पहले चर्चा कर लिया है कि वाष्प में CO2 और O2 की प्रक्रिया होती है, तो वही हम जान लेते हैं कि इससे ये कैसे होता है। यानी कि यहाँ पर ये हमारा है प्रकाश संश्लेषण, और ये हमारा है प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब ये मत समझ लेना
कि जैसे ये होता है ना, ये ईट बोलते हैं, जो कच्चा ईटा होता है वो क्या करते हैं, वो भी तो घाम में ही किया जाता है, तभी तो सूखता है। उसके बाद से ही वो उसको क्या करते हैं, एक भट्ठा बोलते हैं ना, चिमनी, उसमें ले जाकर डाल के पकाते हैं। तो उसमें ये नहीं हुआ कि मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुआ, उसमें नहीं होता है। किसमें होता है, ये सत्य है कि ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश मतलब कि सूर्य के प्रकाश में ही होता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि किस वस्तु में होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पौधे, जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से यही माना गया है, पौधे यानी कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का सूत्र है साथियों। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कार्बनिक ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। बस आप इतने जानो कि ये कहा हमारा कि ग्लूकोज का सूत्र है। और क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट की क्या होते हैं, क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पे देख लो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। देखो अब सामग्री क्या क्या होनी, सामग्री का मतलब क्या क्या पार्ट होनी चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं हैं कि प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ऐसे तो बहुत ही चीज़ होते हैं घामों में, घाम मतलब कि धूप में होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या होता है। पहले सूर्य प्रकाश में अब कौन कौन सी रंग होनी चाहिए, लाल, नीला, बैगनी। ये क्या होता है कि जब आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पे 7 रंगों का वर्गीकरण बताया जाता है, तो उसी में से ये 7 में से 3 है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश के रंग होते हैं, जिसमें एक O2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायु में 0.03% है, वहाँ से मिल जाता है। घाम जो है धूप हो जाता है, घाम नहीं बाबू, धूप हो जाता है, तो धूप होता है। और ये जल भी होना चाहिए, एक क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल रहेगा। ये मुख्य रूप से पौधों में ही पाया जाता है, इसीलिए पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ O2 है प्लस यहाँ पर 2H2 है, यहाँ पर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के साथ साथ ये प्रकाश है। तब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और O62 बन रहा है, 6H2O बन रहा है। तो ये टोटल प्रक्रिया होती हैं। अब ये कंडीशन और वो इसमें आ जाता है, कहता है कि जल अपघटन। जल अपघटन में देखिए क्या है, O2 अलग हो जाता है, जल H2 अलग हो जाता है। तो ये है प्रक्रिया कुछ। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे है ये हमारा हरित लवक। हरित लवक क्या होता है, हरित लवक ये भी कुछ है नहीं साथियों, थोड़ी सी प्रक्रिया है। आप साथियों नोट ऐसे बनाए, जैसे कि मान लीजिए ये एक टॉपिक है, उससे ब्लैक पेन से लिखो। अब ब्लैक पेन के साथ साथ नीला पेन भी लो, और साथ में क्या करना है, आपको वीडियो को थोड़ा पूज कर लेना है, रोक कर, उसके बाद उससे राइटिंग कर लो, यानी कि लिख लो। उससे लिखने के बाद क्या करना है, फिर वीडियो को देखना है, समझना है, याद करना है, ताकि परीक्षा में ये सब लिखना है आपको। यानी कि हरित लवक क्या होता है ये हम जान लें। हरित लवक में ही हरे रंग का परहरित। अब देखो बाबू, परहरित क्या है, परहरित हम उसे कहेंगे, कोई फ्लोरीन जो होता है ना, यहाँ पर ये फ्लोरीन है ना, इस फ्लोरीन का इंग्लिश करें, हिंदी वर्ड होता है परहरित। परहरित में पाया जाता है, इसके कारण पौधे हरे होते हैं। अब ये देखिए, इसके ऊपर वाला जो है, इसके ऊपर वाला जो प्रक्रिया है ये क्या है, टोटल हरा है। तो ये ऊपर वाला ही पार्ट हम जानेंगे। इसके आगे जो है ये क्या है, जब इंटर में आप जाओगे तो पूरा बेटर तरीके से इसके बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही है। इसके आगे भी देख लेते हैं क्या है, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे क्या होता है साथियों कि इसके आगे क्या है। अब इसके आगे अभी तक तो हमने अपने प्लांट यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जाना। अब हम क्या जानेंगे, अपने मानसिक कह रहे हैं कि अपने जीवन में, यानी कि मनुष्य के हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे कि मनुष्य के शरीर कैसे बना है। सबसे पहले कोशिका आई, कोशिका से बना ऊतक, ऊतक से बना अंग, अंग से बना शरीर। ये टोटल प्रक्रियाएं जानेंगे। तो आज फिलहाल ये जान लें कि मतलब जो मनुष्य का
शरीर बना है, इसमें एक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आपको उत्सर्जन में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। मनुष्य क्या चीज़ ग्रहण करके अपना जीवन चलाता है और क्या चीज़ उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित में बहुत चीज़ ऐसे हैं कि जो उत्सर्जित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ से यहाँ ये जो है रूमें बोलते हैं ना, यहाँ से यदि पसीना निकल रहा है तो ये भी उत्सर्जन हो रहा है। चेहरे पे ऑयल भी लुक हो जाता है, यानी कि ऑयल भी क्या होता है बाहर निकल आता है, वो भी एक उत्सर्जन है। कान से, नाक से, आँख से ये सब गंदगी कीचड़ सब निकलते हैं, तो ये भी क्या है, उत्सर्जन ही है। तो उत्सर्जन कई प्रकार से होता है। मल मूत्र भी क्या होता है, एक प्रकार से उत्सर्जन ही होता है। तो हम यहाँ पर जान लें कि फिलहाल पाचन के बारे में पढ़ना है तो पाचन के बारे में पढ़ लें, और यहाँ पे ये जान लें कि ये जो है हमारा कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। अब खाने का मतलब ये है साथियों कि ये बात बिल्कुल जायज़ है, मतलब जो बच्चे नहीं जानते हैं वो उनके लिए तो ये होता है कि बस ख़त्म है, कुछ है नहीं, खा पी के ख़त्म कर दी, कुछ है नहीं। लेकिन कंडीशन ये होता है साथियों कि जब हम अपना क्या करते हैं, निवाला यानी मुंह के अंदर डालते हैं, खाना को ही खाते हैं, तो इसमें भिन्न भिन्न पाटका होती हैं, शरीर के कार्य करती हैं, और वो क्या होता है, उसी को पचाने की क्रिया को लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। कि जैसे अब मान लो कोई वर्कर है, तो वर्कर मान लेते हैं कि एक घर बनाना है, तो एक घर बनाने के लिए एक मिस्त्री चाहिए, उसके साथ लेबर भी चाहिए, लेबर के साथ साथ अन्य भी प्रक्रिया जैसे सीमेंट बालू वगैरह होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अलग अलग मिलकर जो क्या करते हैं, एक चीज़ का निर्माण करते हैं। वहाँ पर घर का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाचन की निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सुन लो क्या है कि अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है पाचन, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों से तोड़ने ही पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल एवं केमिकल दोनों में होती हैं। पाचन मनुष्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है, पाचन से ऊर्जा प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि जब आप भोजन खाते हो, खाना खाते हो, तो उसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो केमिकल होती हैं और एक मैकेनिकल केमिकल कह रहे हैं, फिजिकली होती हैं और केमिस्ट्री होती हैं। फिजिकली और केमिस्ट्री हैं 2। तो फिजिकली में क्या हुआ, जैसे कि हम ऐसे पूरा उसे क्या किए, मिलाएं आपस में, हाथ से डालें मुंह में, तो अब मुंह को जब चलाने की प्रक्रिया होती है तो ये हम फिजिकली कर रहे हैं। लेकिन जब मुख में कुछ सलाइवा होती हैं, यानी कि लार होती हैं, वो क्या करती हैं, उसको मिलाकर एकदम लचीला चिपचिपा टाइप कर देती हैं, स्टार्च मंच उसमें मिल जाता है, और क्या होती है, उसे लसीला बनाकर क्या करती हैं, ग्रास नली के द्वारा अंदर कर देती हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, यदि कोई मनुष्य मान लेते हैं कि यहाँ से भोजन करता है, यहाँ से भोजन ऐसे करेगा और ऐसे 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 क्या करेगा, यहाँ स्टमक में जाएगा। स्टमक में भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, यहाँ पर भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो होता है साथियों कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं होती हैं, और इस 3 प्रक्रियाओं के साथ इधर करके क्या होती है, नीचे भी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाचन में देख लीजिए क्या है। पाचन में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जल, विटामिन, खनिज। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि एक ऊर्जा देता है, प्रोटीन मतलब शरीर को मजबूती प्रदान करता है, फैट जो वसा तेल होते हैं, और खनिज है, विटामिन है, मिट्टी, ये अदरवाइज एक्स्ट्रा होते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं साथियों कि इसके आगे क्या है। इसके आगे आहार नाल की लंबाई देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ से ये जो होता है, यहाँ से टोटल लगा, ये हमारा ये टोटल आहार नाल है यहाँ तक। तो इसकी जो लंबाई होती है साथियों, ये साथियों आहार नाल की लंबाई, यानी कि संपूर्ण लंबाई बता रहा है, यानी कि मुख से लेकर पूरा क्या बोलते हैं, गुदा तक, यानी कि टोटल ये हमारा
32 फीट होता है, और मीटर में जाने तो ये हमारा हो जाता है 9 से 10 मीटर तक मान हो जाता है, क्योंकि जब आप फीट और मीटर मापन पढ़ोगे तो वहाँ पर टोटल बताया जाएगा कैसे बदलता है। आहार नाल की पहला भाग का होता है मुख्य गुहा होता है, जो कि आपको बताया दिए कि मुख से होता है। और यहाँ पर देखिए मुख्य गुहा में दांत जीवा 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि हमारा इसमें है पैरोडिट यानी कि सांप के जहर, यानी कि ये जो है पैरोडोटिट, ये जैसे सांप में एक जहर होता है मनुष्य को काट लेता है तो वो क्या होता है मनुष्य मर जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो ग्रंथियाँ हैं ये क्या होती हैं, सांप को यदि आप काट लेंगे तो ये उनको जहर जैसे लगेगा, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर है बस लिगुअल है, और दूसरा का है सब मेडिबुलर है। तो ये है साथियों, आपको इसमें से 2 या 3 तीनों लिख लेंगे तो बेटर होगा। तो बस यहाँ तक इतना ही है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब इसके आगे साथियों ये है मनुष्य के शरीर में प्रति डे क्या होता है 1.5 लीटर लगभग का होती है कि सलाइवा मतलब कि लार की क्या करती हैं निर्माण करती हैं प्रति डे। और मतलब कि यहाँ पर लार जो होती हैं 4 प्रकार की ग्रंथियों से निर्मित होती हैं। कितने यहाँ पर लिखा गया है ना, लार में 4 प्रकार की ग्रंथियाँ एंजाइम पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ ना एंजाइम पाई जाती हैं। फर्स्ट एंजाइम क्या है, ये हमारा है लाइसोजाइम। ये जो है कीटनाशक जीवाणु होता है, यानी कि कीटनाशक यानी कि जो हानिकारक जीवाणु होता है उसे क्या करता है नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर आता है जो ये कि टायलिन और टाइस्टेज, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं चोकर वगैरह को पचाने के कार्य करते हैं। अब ये कि म्यूक्स का होता है, म्यूक्स एक भोजन में चिपचिपा पदार्थ जैसे होता है, वो क्या करता है ये मतलब कि उसे पचाने के कार्य करता है। अब यहाँ पे जो है कि साथियों ग्रास नली या फिर ग्रासिका जो बताया है ना यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये साथियों हमारा होता है 25 सेमी। ये पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता, ये पाचन नहीं करता है, सिर्फ आहार नाल के द्वारा क्या होता है पहुंचाया जाता है अमाशय तक। और यहाँ पर मुख से आने वाले भोजन को पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, उसे हम ब्लोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लोस बोलते हैं। बस यहाँ तक इतना ही है। इसके आगे भी देख लेते हैं साथियों क्या है। अब इसके आगे ये है कि अमाशय में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के फैक्ट्स हैं कि अमाशय में क्या होता है, अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहते हैं पेट में, यानी कि देख लो ये है अमाशय का फिगर। और इसमें क्या होता है 4 घंटे तक भोजन रहते हैं। 4 घंटे में अमाशय में 3 भाग में रहते हैं, यानी कि ये जो अमाशय है हमारा 3 भाग में, देखिए एक ऊपर का अलग है, एक ये है और एक ये है। अब इन्हीं तीनों को क्या किया जाता है, अब यहाँ पर पढ़ा जाता है, यानी कि एगो ये फर्स्ट वाला जो है कार्डियक है, और दूसरे वाला का है फंडिक है, और तीसरे वाला का है पाइलोरिक है। क्या है? पाइलोरिक है। तो अब एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है क्या है कार्डियक है। कार्डियक में मतलब ये अमाशय के सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें एसियल होता है जो कीटाणुनाशी है। मतलब कि ये साथू ये माना जाए तो ये बहुत ही प्राकृतिक का देन है कि मनुष्य के शरीर में एसियल होता है, क्योंकि एसियल इतना खतरनाक होता है यदि आप उसमें उंगली डाल दो तो उंगली आपका ही गल जाएगा। लेकिन कुदरती देन है कि आपके पेट में है लेकिन फिर भी आपको कुछ होता नहीं है। तो ये सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। उसके बाद बीच वाला जो है फेंडिक, इनमें कटानुमा मतलब काटानुमा रोजी होता है। जब हमें भूखा रहते हैं तो चुभता रहता है एवं भोजन को रोक कर रखता है। जैसे बोलते हैं ना कि भूख लग गया है, चूहा कूद रहा है पेट में, वही प्रक्रिया है। यही बीच वाला क्या करता है, ऐसे कर्मा कुंचन के रूप में चलता है, समझ लो। अब यहाँ पे तीसरा वाला जो है पाइलोरिक, यानी ये जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें जठर रस निकलते हैं। जठर रस में 2 रस से मिलकर बनता है, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन।
रेनिन क्या करता है, दूध में क्या करता है, वसा को मतलब दूध से प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और पेप्सिन जो होता है साथियों वो हमारा प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो आगे देख लेते हैं साथियों क्या है। तो ये साथियों होता है ये आज तक यहीं पर, ये हमारा टोटल सेशन जो है कि मान लीजिए पार्ट 2 है 5 का, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और साथियों उम्मीद करते हैं कि आप भी ये टोटल जो वीडियो हमने बना रखा है वो हम ये पहले आपको बता दें कि बहुत ही थोड़ा ही आपको बताते हैं, ताकि बच्चों को क्या हो कि आप पूरा उसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, नोट्स बना सकें। अब एक ही दिन आपको टोटल बता दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, उससे क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। इसीलिए प्रति डे थोड़ा थोड़ा हम लाकर आपको बताते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आता होगा। समझ में साथियों आएगा, कुछ क्षण के लिए आएगा, लेकिन यदि आप लिखेंगे नहीं तो वो भूल जाएगा। तो आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।